वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 6 बजे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन शाम को रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो क्वेश्चन क्विज में हमने पाया था, उन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस ना करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए मैंने क्विज स्टार्ट किया शाम को 9 से 11, रात में 9 बजे से स्टार्ट किया हुआ है और उसी का डिस्कशन सुबह 6 बजे से सब्जेक्ट वाइज एक एक करके होगा। तो शुरू करते हैं पॉलिटी का क्विज। ठीक, जो पॉलिटी का क्विज का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देने के लिए आए हुए हैं हम। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जितने क्वेश्चन आपको कल मिले थे वो सारे के सारे एक टॉपिक से थे, भारतीय संविधान की विशेषता से। क्लियर? अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको क्विज में दिए गए थे, 2 तरह के क्वेश्चन थे। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं क्वेश्चन, और ध्यान देंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दूसरा वाला सेगमेंट, कुछ क्वेश्चन वो जो आएंगे एग्जाम में, आ सकते हैं नहीं आएंगे। अभी वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कहां से डिराइव हुए हैं, आइए उस पर अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे 20 क्वेश्चन हैं, 20 से ज्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। जगह नहीं है कहीं पर, तो भारतीय संविधान की विशेषता जो ये लिखी हुई है इसी को मिटा देते हैं। यहीं पर जो है शुरू करेंगे समझाना आपको। यही जगह है कुल मिलाकर के अपने पास। तो जो रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जो संविधान की विशेषता में बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले बोलता है कि भारत का संविधान जो है वो नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। विशेषता की बात हो रही है, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बोलता है सबसे पहली विशेषता कि ये नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, या यूं कह सकते हैं आप, नम्यता यानी लचीला और अनम्यता यानी कठोर, दोनों का मिश्रण है। ठीक, ध्यान देंगे नम्यता और अनम्यता से तात्पर्य क्या है, ध्यान समझिएगा हमारी बात। ये आपका संविधान है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका संविधान है। ठीक, संविधान में सबसे पहले आपके प्रस्तावना दिया होता है, सबसे अंत में अनुसूची दी हुई होती है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है। सबसे पहले यहां पर अध्याय लिखा होता है, फिर भाग लिखा होता है, फिर अध्याय, फिर अनुच्छेद, खंड और उपखंड। क्लियर? बोलता है कि इस संविधान में, समझिएगा बात, बोलता है इस पूरे संविधान में जो संशोधन है, जो बदलाव है, बदलाव 2 तरीके से हो सकता है। बोलता है एक तो सामान्य तरीके से होगा, जो आसानी से हो जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि लोकसभा है, राज्यसभा है, जितने लोग उपस्थित हैं, आधे से अधिक लोग अगर मतदान कर दिए पक्ष में, तो वो साधारण मतदान वाली बात होती है। लेकिन बोलता है कि एक तो सामान्य होगा, सामान्य तरीके से संशोधन होता है, और दूसरा बोलता है कि वो संशोधन होता है जो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होता है, बोलता है वो 2 तरह का होगा। पहला बोलता है कि पहला होगा ऐसा कि संशोधन हो गया केवल संसद के द्वारा। दूसरा बोलता है कि संसद के साथ साथ
ध्यान दीजिएगा, संसद के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। बात समझिएगा हमारी। जब अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने जाएंगे तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला, केवल संसद कर देगी। दूसरा, संसद करने के बाद भी संशोधित नहीं होगा, उसको कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तो देखिए, ये वाला जो संशोधन है, ये संशोधन कठिन है, इसमें बदलाव लाना कठिन है, इसलिए इसे कहते हैं अनम्य, यानी कठोर। और दूसरी तरफ कुछ मामलों में बदलाव लाना आसान है, इसलिए कहते हैं नम्य, यानी कि लचीला। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। किस अनुच्छेद से? आर्टिकल 368 से संबंधित है। चले आगे बोलता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अंग्रेजी में ध्यान देंगे कि आप लोगों में से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि सर इंग्लिश में जो है चीज़ों को बोला जाए कम से कम। मैंने इंग्लिश का जो है सीरीज शुरू करना चाहा था, लेकिन चूंकि व्यूवर नहीं थे उसके, मैंने एक क्लास डाला भी है इंग्लिश का, उसको आप देख सकते हैं। व्यूवर ना होने के कारण इंग्लिश मीडियम के मैंने उसको बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मास है वो हिंदी जानना चाहती है, इंग्लिश बोलने के बाद समस्या खड़ी हो रही है। तो यहां पर मैं प्रयास करूंगा कि कुछ वर्ड जो है जो टफ है उनकी इंग्लिश में बोलता रहूं, तो जो हिंदी वाले हैं उनको जो है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि मत देना, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के पीछे जो तर्क था वो ये था कि जो मत है वो किसी जाति, किसी धर्म, मतलब जाति, धर्म, लिंग, वंश, इस सबसे ऊपर उठ के होना चाहिए। क्या होना क्या चाहिए? बोलता है कि जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, बोला संविधान में शुरुआत में बोला जो व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर होगा वह मत दे सकता है, यानी जो एडल्ट हो गया है, जो वयस्क हो गया है, वो मत दे सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म का हो। क्लियर? ध्यान देंगे, जब संविधान लागू हुआ था तो 21 वर्ष था, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो यंग प्रधानमंत्री थे। उनको ये था कि हम यंग हैं और जब ऐसा होगा कि यंग लोग वोट करेंगे तो किसी और को ना वोट करके हमको वोट करेंगे, यानी यंग प्रधानमंत्री को वोट करेंगे। तो 1989 में, 1989 में, ध्यान दीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो एज थी, 21 ईयर जो एज थी, उसको घटा करके 18 ईयर कर दिया गया। बोला कि जो आदमी 18 साल से ऊपर होगा वो मतदान कर सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत? अकॉर्डिंग टू 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है भारत में, बोलता है कि अगली जो विशेषता संविधान की होगी उसमें यह कि एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का क्या मतलब है? ध्यान देंगे, दो बातें, नागरिकता से संबंधित दो चीज ध्यान दीजिए। अगर आप यहां पर ये समझ पा रहे हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, ये आपका भारत महान है, ठीक। बोलता है कि आप यहां पे देखिए कई सारे राज्य हैं। दो बातें हैं, समझना है, दोनों बातें समझना है। पहली चीज देखिए, एक आदमी अगर यहां पर है तो उसको एक नागरिकता चाहिए, केवल राज्य की नहीं,
पूरे देश की एक नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। नागरिकता एक तरह का परिचय पत्र है क्या है? बाद में बात करेंगे इस पर। बस इतना समझिए कि इस इंसान को केवल एक नागरिकता चाहिए, राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की एक नागरिकता चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बोलता है यह नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी यहां की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो एकल नागरिकता का मतलब यह है, यह वाली बात नहीं कि यह दूसरे की नागरिकता ले लेगा तो इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह एकल नागरिकता के अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता के अंतर्गत क्या आता है कि एक नागरिक जो देश में है उसके पास एक नागरिकता होगी, वो भी देश की नागरिकता होगी, मतलब राज्यों के उसे नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट क्लियर है? यह भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया हुआ है। एकल नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिए हुए हैं। क्लियर है? आगे बोलता है, आगे बोलता है कि ध्यान देंगे पंथ निरपेक्ष। ध्यान दीजिएगा, पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य यहां पर है। यह पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था। इसे ध्यान दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है? इधर देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। पंथ मतलब यहां पर धर्म का है। ध्यान दीजिएगा, धर्म का, ये देखिए, धर्म का राजनीति से अलगाव। धर्म का राजनीति से अलगाव ही जो है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। अर्थात सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी हमारी सरकार का कोई इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या ऐसा कोई धर्म नहीं होगा। बात समझिए, जो स्टेट होते हैं, जो देश होते हैं, जो राज्य होते हैं, कैसे होते हैं? या तो वो, ध्यान दीजिए, उनका राज्य कोई धर्म मानता होगा, जैसे पाकिस्तान है, इस्लाम को मानता है, राज्य उसका इस्लाम धर्म को मानता है। ठीक। दूसरा एक ऐसा राज्य होता है जिसका चीफ यानी मुखिया, जो प्रेसिडेंट होता है, वह धर्माधिकारी होता है। जो धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वही उस राज्य का, उस देश का सबसे बड़ा मुखिया होगा, प्रेसिडेंट होगा। आगे बोलता है एक और होता है जो धर्म मानता ही नहीं है। क्लियर? और एक हम लोग हैं। 4 तरह के। एक जो धर्म नहीं मानता है, दूसरा जो धर्म को अपना मतलब राज्य का विशेष धर्म मानता है कि यह हमारा धर्म होगा, कोई इस्लाम मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। तीसरा बोलता है कि जो धर्म होगा, धर्माधिकारी जो होगा वही हमारा मतलब सब कुछ होगा, उसका आदेश ही सब कुछ होगा। तो हम लोग इन तीनों में नहीं आते। हम लोग किस में आते हैं? हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, यानी हमारी जो सरकार है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? पंथ निरपेक्ष कब जुड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। ध्यान देंगे, इमरजेंसी प्रोविजन की जब बात करेंगे तो देश में जब अलग अलग तरीके की स्थितियां हो, अलग अलग डिफाइन किया गया है। बोलता है कि जब विशेष परिस्थितियां खड़ी होंगी तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। बोलता है आपातकाल संविधान के भाग 18 में 3 अनुच्छेदों के तहत, अनुच्छेद 352, 356 और 360, जहां अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा है। ध्यान देंगे इस बात को मेरी, अनुच्छेद 352 है
लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। वो बोलता है अनुच्छेद 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकाल की उद्घोषणा। लेकिन चूंकि ये नेशन वाइड होता है, पूरे देश में लगता है, इसलिए हम लोग इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में लगता है, राष्ट्रपति शासन कहलाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, भाग 18 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय शासन, ध्यान देंगे जब देश आजाद हुआ था तो उसमें 3 स्तर नहीं थे। 3 स्तर का मतलब देखिए, सेंटर, स्टेट और फिर उसके बाद आपका आएगा पंचायत। ठीक, ये 3 स्तर होते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय सेंटर और स्टेट था, पंचायत नहीं थी। ध्यान देंगे मेरी बात, ये त्रिस्तरीय शासन 1993, 92, 93 में 73वें 74वें संविधान संशोधन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर संविधान में जोड़ा गया। ठीक, और इसको बोला गया बेसिकली, ध्यान दीजिए इसको क्या बोला गया, बोला गया स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा। एक बोला ग्रामीण होगा और दूसरा बोला नगरी होगा, शहरी होगा या नगरी होगा। तो ग्रामीण वाले को 73वें संविधान संशोधन में और शहरी वाले को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर है, पढ़ाएंगे इसको डिटेल में तो बताएंगे। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया और 12वीं सूची जोड़ी गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि इस संविधान में SC ST के लिए, जो SC ST है यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान भी है। बोलता है विशेष प्रावधान संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में वर्णित है। बोलता है 5वीं अनुसूची जो है, किस तरीके से किस क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन होगा, वो 5वीं में लिखा हुआ है। 6वीं में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्र और प्रशासन के तरीके के बारे में लिखा हुआ है। 6वीं में अनुसूचित जनजाति, 5वीं में अनुसूचित जाति। भाग कौन सा? भाग 10, अनुच्छेद 244। क्लियर है? 244। चले आगे। आगे बोलता है नीति निदेशक तत्व, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये नीति निदेशक तत्व। ध्यान देंगे ये नीति निदेशक तत्व किसके ऊपर लागू होते हैं? बोलता है डीपीएसपी इसको कहते हैं। डीपीएसपी अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज मतलब कि एक स्टेट को, मतलब सरकार को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए अपने जनता के प्रति, उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, संविधान के ध्यान देंगे अनुच्छेद 36 से 51 में इसको लिखा गया है भाग 4। भाग 4। चले आगे, आगे ध्यान दीजिएगा बात। भारत एक संघ है ऐसा हम लोग बोलते हैं। ध्यान देंगे हम लोगों का मानना है कि भारत एक संघ है, लेकिन लोग इसे कहते हैं, कोई अर्ध संघ कहता है, कोई आभासी संघ कहता है, कोई इसे परिसंघ कहता है, वगैरह वगैरह। ठीक, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा है वास्तविक स्थिति क्या है, उसको समझते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात। भारत कहने के लिए संघ है, मैं आम भाषा में जल्दी से खत्म करूंगा इसको, समझिए बात। संघ का मतलब है कि केंद्र हो और राज्य हो, राज्यों की अपनी शक्ति हो और केंद्र की अपनी शक्ति हो,
ये इसकी शक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये इसकी शक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसको संघ कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये इसकी शक्ति में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ये इसकी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि भारत पूर्ण रूप से संघ नहीं है, अर्ध संघ है। क्लियर है? भारत को अर्ध संघ नाम देने वाला जो आदमी है उसका नाम है केसी वियर। केसी वियर नाम है। और जो परिसंघ कहता है उसका नाम है जी ऑस्टिन। याद रखना, जी ऑस्टिन ने परिसंघ नाम दिया है, सहकारी परिसंघ, और केसी वियर ने कहा है कि अर्ध संघ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि जब आप भारत में रहोगे, भारत की आपके पास नागरिकता होगी, आपसे सरकार किस तरीके का व्यवहार करेगी उसके बारे में भी बताया गया है। बोलता है जब आप भारत में रहोगे, भारत की नागरिकता लिए रहोगे, तो आपके पास कुछ अधिकार होगा, और अधिकार होगा तो आपको आपका कुछ कर्तव्य भी होगा। तो ध्यान देंगे, नागरिकता को भाग 2 में दिया गया है। अगर आप नागरिक हैं भारत के तो आपके पास कुछ अधिकार होगा, वो भाग 3 में दिया गया है। क्लियर है? वो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35, 5 से 11। देखिए 5 से 11, समझिए बात हमारी। आप भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, यानी भारत से आपका क्या है? संबंध है। भारत से आपका संबंध कैसा है? भारत के आप नागरिक। जब आप भारत के नागरिक हैं तो देखिए ना, भारत में आपका कुछ अधिकार होगा, और जब अधिकार होगा तो कुछ आपके कर्तव्य होंगे। ठीक? तो जो नागरिकता है वो भाग 2 है, अधिकार जो है वो भाग 3 है, कर्तव्य जो है वो भाग 4 में अलग से जोड़ा गया, 4 क करके बाद में। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात आप? तो भाग 2 नागरिकता है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। उसके बाद 12 से 35 तक कौन है? अधिकार है। ठीक? ध्यान दीजिएगा मेरी बात, 12 से 35 तक मूल अधिकार है, और अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक तथा मूल अधिकार। अल्पसंख्यक समझते हैं, जिनकी संख्या कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम, अपने देश में मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी ये सब आते हैं, सिख। तो ध्यान दीजिएगा, बोलता है अल्पसंख्यक और मूल अधिकार संबंधी जो समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर है? चले आगे, आगे बात करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मूल कर्तव्य की बात है, मूल कर्तव्य ये संविधान में था नहीं, बाद में जोड़ा गया था। बाद में कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ध्यान देंगे, एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बोलता है कि भारत के संविधान की अगली विशेषता यह है, ध्यान दीजिए, बोलता है कि संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संसदीय संप्रभुता, ध्यान देंगे मेरी बात। ये देखिए, ये आपका संविधान है। ठीक? ये संविधान है, पूरा पूरा संविधान है ये। ठीक? इस संविधान में, संविधान के दायरे के अंतर्गत रह करके संसद कोई भी बदलाव कर सकती है। क्लियर? इसे कहेंगे संसदीय संप्रभुता। क्लियर? और आगे बोलता है कि न्यायिक सर्वोच्चता। एक तरफ बोलता है संसद संप्रभुता, है ना, सॉवरेनिटी, दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता। एक तरफ बोलता है कि संसद कुछ भी इसमें बदलाव कर सकता है,
दूसरी तरफ बोलता है कि न्यायालय के पास अधिकार होगा कि संसद ने जो भी बदलाव किए हैं उसे, ध्यान दीजिएगा, मेरा वर्ड सुनिए, न्यायिक पुनरावलोकन, इस शब्द को याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत इसे, ध्यान देंगे मेरी बात, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जो संशोधन किया है संसद ने उसको वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस तरह एक तरफ संसद की सर्वोच्चता और दूसरी तरफ जो है ये जो आपकी न्यायिक स्थिति है, न्यायालय की सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। चलें आगे। आगे बोलता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यहां पर क्या है, हमारे यहां ध्यान देंगे। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य यहां पर यह है कि पहली चीज तो जो हमारा प्रमुख है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली जो है बोलता है इसमें एक वास्तविक प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। देखिए आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी राज्यपाल, सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर होते हैं ये प्रमुख कहने को, लेकिन असली अधिकार सेंटर में पीएम के पास होता है और स्टेट में सीएम के पास होता है। संसदीय प्रणाली की खासियत समझ पा रहे हैं। और आगे बोलता है एल, ई और जे। ध्यान देंगे, बोलता है कि जो लेजिस्लेटिव है, हमारे देश की जो स्थिति है संसदीय प्रणाली की, बोलता है सामान्य तौर पर जो लेजिस्लेटिव अर्थात जो कानून बनाने वाला होता है वह अलग होता है, काम करने वाला अलग होता है, न्याय करने वाला अलग होता है। लेकिन हमारे देश में बोलता है जो नियम बनाता है वही एग्जीक्यूटिव भी होता है, यानी जो सांसद होता है वही प्रधानमंत्री और मंत्री बनता है। समझ पा रहे हैं? तो ये स्थिति हो गई। लेकिन बोलता है कि जो अलग न्यायपालिका की स्थिति होती है वो हमारे पास है। हमारे पास ये नहीं है कि अलग लेजिस्लेटिव और अलग एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास दोनों हैं, लेकिन दोनों का आपस में मतलब आपस में तालमेल है। जो व्यवस्थापिका है वही कार्यपालिका में है, यानी जो नियम बना रहा है वही काम भी कर रहा है। लेकिन न्यायपालिका बोलता है हमारे देश में स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसके टॉप मोस्ट पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट आएगा। ठीक, समझ पाए आप बात? आगे बात करते हैं। बोलता है कि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। समझिए, यहां पर दो क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। मैं सारी चीजें क्वेश्चन पे टच कर रहा हूं, अभी देखिएगा। अभी आप देखिएगा कि हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम जो भी अभी तक आपने आज तक जो भी पढ़ा है, कैसे वो उससे अलग है। ध्यान दीजिएगा, लिखित संविधान है। यहां पर दो क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो क्या? पहली चीज बोलता है कि भारत का संविधान इतना लंबा लिखित संविधान क्यों हो गया? तो देखिए, सेंटर और स्टेट, भारत में जो स्थिति है वो ये कि देश एक में ही है पूरा। अन्य देशों में सेंटर का एक संविधान बन गया, स्टेट यानी राज्यों का अलग अलग संविधान है। लेकिन हमारे देश में सेंटर और स्टेट सबका मिलाकर के एक संविधान है। इसलिए क्या होगा? इसलिए संविधान लंबा हुआ। और दूसरी बात, हमारे देश में विविधता बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग तरह के लोग बहुत हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग जो है प्रावधान लिखने पड़े, इसलिए लंबा हो गया। तो लंबा होने का कारण समझ में आया। अब देखिए,
लिखित होने से संसद की शक्तियां कमजोर कैसे पड़ जाती हैं उसको देखेंगे। ब्रिटेन की बात करेंगे जब, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, तो संसद वहां संप्रभु है। संसद वहां संप्रभु होती है जहां पर संविधान लिखित नहीं होता है। वो जो लिख देगी, जो बना देगी, वही क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, संसद। लेकिन हमारे देश में ध्यान दीजिए, लिखित संविधान है, उसका अपना एक बेसिक ढांचा है। जैसे ही उस ढांचे से हट करके कानून बनाने का प्रयास संसद करेगी, उसको न्यायपालिका असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड घोषित कर देगी। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? तो लिखित संविधान होने के कारण जो संसद की संप्रभुता है, कहीं ना कहीं से वो न्यायिक मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायालय उसको जो है सप्रेस करता है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये रहा पूरा आपका जो है ये संसद, भारतीय संविधान की विशेषता। अब आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं और उसको जो है देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबके पास क्वेश्चन होगा, क्योंकि कल ही मैंने दे दिया था सारा क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? बोलता है कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। पहला बोलता है नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। बताइए यह है कि नहीं? बिल्कुल है। दूसरा बोलता है संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये देखिए ना, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी तो भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे बोलता है अलिखित संविधान। नहीं, हमारे देश में संविधान कैसा है? लिखित है। अगला बोलता है मूल अधिकार एवं कर्तव्य। बिल्कुल, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए, अधिकार, मूल अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान का क्या है? विशेषता है। ठीक, तो जो विशेषता हमारे संविधान की है, हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ कौन सी नहीं है, तो सी फॉर कैट, अलिखित संविधान इज द करेक्ट आंसर। अगला बोलता है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 61वें संविधान संशोधन द्वारा। याद आया? अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बोलता है किसने कहा था कि भारत अर्ध संघ राज्य है? ये देखो, अर्ध संघ है, केसी वियर ने कहा है। अगर पूछता सहकारी परिसंघ तो कौन होता? जी ऑस्टिन। समझ में आई बात? चले आगे। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये कथन है। सही है कि गलत बताना है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, सही है, मैंने अभी बताया था आपको। फिर बोलता है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। देख लीजिए, एकात्मक का मतलब होता है कि सारा का सारा सेंटर का अधिकार हो, स्टेट के कोई अस्तित्व ना हो। ऐसा तो है नहीं। और संघ का मतलब होता है कि जो सेंटर का पावर हो सेंटर का हो, जो स्टेट का पावर हो स्टेट का हो, ये इसमें हस्तक्षेप ना करे, ये इसमें हस्तक्षेप ना करे। तो हमारे वाला दोनों नहीं है। न तो सेंटर का पूरा पूरा अधिकार है और ना ही सेंटर और स्टेट अलग अलग अधिकार रखते हैं, लेकिन सेंटर के पास अधिक अधिकार होता है। तो हमारा मिश्रित है, न तो संघ है ना ही एकात्मक है। सही है।
तो बोलता है कि अगर दोनों सही हो और पहले की व्याख्या दूसरा करता हो तो उसे ऑप्शन ए कहेंगे। तो यहां ऑप्शन ए सही है। पहला लाइन भी सही है कि अर्धसंग है, और अर्धसंग क्यों है? क्योंकि ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अर्धसंग कहेंगे। चले आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है, भारतीय संविधान के संदर्भ में से कौन कथन सही है? तो देखिए, बोलता है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए, नम्यता एवं अनम्यता किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से ही संबंधित है। आगे बोलता है नम्यता का अर्थ दूसरे देश के कानून को अपनाना है, ऐसा तो नहीं है। नम्यता का मतलब होता है कि जो आसानी से बदला जा सके, वो नम्यता है। अनम्यता का क्या अर्थ है? बोलता है अनम्यता का अर्थ है संविधान संशोधन कठोर है। बिल्कुल सही। नम्यता और अनम्यता, नम्यता का मतलब संविधान संशोधन कुछ मामलों में आसान है और कुछ मामलों में अनम्यता का मतलब कठोर है। तो इसमें लाइन 1 और लाइन 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के संबंध में निम्न में से कौन सही है? संसदीय सर्वोच्चता मतलब संविधान में कोई भी संशोधन ये कर सकता है, लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय मतलब न्यायालय, अगर न्यायालय को लगेगा कि वो गड़बड़ है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही तो है। तो देखिए, संसद जैसा चाहे निर्णय ले सकती है, उस पर न्यायालय रोक लगा सकती है। ऑप्शन ए ये कहता है। ऑप्शन बी बोलता है संसद संवैधानिक शक्ति से संविधान में संशोधन कर सकती है, जबकि न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के तहत असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ऑप्शन सी बोलता है न्यायालय सर्वोच्च है परंतु उसके कार्य पर नियंत्रण संसद का होता है। गलत है। तो ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। बोलता है भारतीय संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान है के संदर्भ में सही बिंदु चुनिए। तो बोलता है कि सबसे लंबा भारतीय संविधान है क्योंकि भारत संघ व राज्यों के बारे में डिटेल में दिया गया है। बिल्कुल सही। लंबा इसीलिए हुआ है ये क्योंकि सबके बारे में डिटेल में लिखा गया है। आगे बोलता है लिखित संविधान होने के कारण संसद संप्रभु निकाय नहीं है। बिल्कुल सही। अगर लिखित संविधान न होकर के अलिखित होता तो संसद जो कानून बना देती वही सर्वोच्च होता, लेकिन अब चूंकि लिखित संविधान है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे ही वो कानून बनाती है उस पर पुनरावलोकन कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकती है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में मूल अधिकार के पीछे क्या उद्देश्य है? ठीक, तो देखिए ये जो मूल अधिकार आपको मिला हुआ है, इसके पीछे उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, राज्यों पर देखिए कुछ हद तक एक रोक लगाने की बात की गई है, लेकिन वह रोक निर्बंधन, जो बाध्यकारी निर्बंधन जो राज्य के ऊपर लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं? कि जनता के हितों की रक्षा हो सके। क्लियर है? तो मुख्य उद्देश्य जनता के हित की रक्षा की बात की गई है। ठीक, तो इसका जो मूल अधिकार है उसमें बोलता है जनता के हितों की रक्षा करना, दूसरा राज्य पर प्रतिबंध लगाना। ध्यान दीजिए, राज्य पर प्रतिबंध लगाना सही है लाइन, लेकिन जब बात करेंगे कि क्या यह मुख्य उद्देश्य हो सकता है, तो नहीं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता के हितों की रक्षा करना, लेकिन राज्य पर प्रतिबंध लगाता है कौन? मौलिक अधिकार। ठीक, तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? संसदीय शासन प्रणाली, यही संसदीय लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बोला इसमें नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख अलग अलग होता है। देखिए ना,
बोलता है राष्ट्रपति व राज्यपाल कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख होते हैं, बात सही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं, यह भी सही है। बोलता है द्विसदनात्मक व्यवस्था हो जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन हो, यह भी सही है। तो तीनों लाइन संसदीय लोकतंत्र के अर्थ हैं। क्लियर। अब आइए फैक्चुअल क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 बढ़ते हैं फटाफट। 11, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है? 368 के तहत। ठीक। मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार देखिए भाग 3 में है। ठीक। फिर बोलता है मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4 में है। ठीक। फिर बोलता है भाग 4 क में है, भाग 4 क में है। ठीक। फिर बोलता है किस संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, तो 73वां और 74वां दोनों, तो ऑप्शन सी सही होगा। 15 बोलता है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? देखिए मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति हो गई। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध दिया हुआ है? देखिए ना, आपात उपबंध भाग 18 में दिया हुआ है। ठीक। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रपति शासन है और ये वित्तीय आपातकाल है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। आगे पंथ निरपेक्ष राज्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। आगे बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? देखिए 352 में है। ठीक। आगे बोलता है नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत है। इस प्रकार पूरा आपका 20 के 20 प्रश्न खत्म होते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बात। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन 5 हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन आपके हैं कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले ट्रेंड के आधार पर एनालिसिस करके इसको बनाया गया है कि अब आगे इम्तिहान में ये आएंगे। ठीक है, ये पूछे हुए सवाल नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। इसके तुरंत बाद दूसरा वीडियो आप इसको कट करेंगे, दूसरा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, उसको आप जो है रिफ्रेश करेंगे आईडी के कोचिंग डाल करके, तुरंत जो है आपको दूसरा वीडियो मिलने वाला है। थैंक यू। देखिए एक चीज बताना मैं भूल गया हूं, वो ये कि अभी ये पॉलिटी का था, इसके बाद आपका देखिए मैथ का, इसके जस्ट बाद मैथ का, और फिर लास्ट में आपका जो जियोग्राफी है उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन अलग तरीके से होगा, उसके लिए अलग टाइमिंग हम आपको बताएंगे। ठीक, तो मैथ का अभी तुरंत इसके बाद 6:45 हो रहा है। ठीक, आप मोबाइल को अपने जो है रिफ्रेश करिए, जो आप पढ़ रहे हैं इसको रिफ्रेश करिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप आई डी के कोचिंग कैंपस यूट्यूब में डालिए, रिसर्च करिए, रिफ्रेश करिए, सर्च करिए, तुरंत आपको दूसरा वीडियो मैथ का दिख जाएगा। ठीक है, और उस पर क्लिक करें और वहां से जो है मैथ के सारे क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए हैं उस पर जो है चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे ज्योग्राफी के सेक्शन पर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, और मैं ये चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो पर कमेंट करें और लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।